हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में। और यहाँ पर हमने अलग अलग इंडिकेटर के बारे में बात की थी सबसे पहले। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर जो हमने पढ़ा था वो है लिटमस। लिटमस इंडिकेटर के बारे में हमने बात की थी कि लिटमस एक इंडिकेटर है और क्या बताता है हमें, किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताता है कि उसका नेचर कैसा है। नेचर के बारे में बताता है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, कैसे बताता है? अपना कलर चेंज करके। फिर हमने बात की थी बच्चों कि कैसे ये अलग अलग कलर शो करता है। तो हमने काफी सारे सैंपल कलेक्ट किए थे और उन सैंपल को हमने लिटमस पर टेस्ट किया था। तो लिटमस के छोटे छोटे टुकड़े हमने काट के अलग किए थे, फिर उन्हें एक वाइट टाइल के ऊपर सारे टुकड़ों को स्प्रेड कर दिया था। अब हमने ये प्रक्रिया 2 बार की, एक बार ब्लू लिटमस के साथ, एक बार रेड लिटमस के साथ। तो हमने सारा जो सैंपल हमारे पास कलेक्टेड था, उस सैंपल को एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप करके जो है हमने इन लिटमस के ऊपर डाला था। फिर हमने चेक किया तो हमें 3 चीजें पता चली कि कुछ लिटमस पेपर का कलर सॉल्यूशन डालते ही ब्लू से रेड हो गया, कुछ का रेड से ब्लू हो गया, और कुछ ऐसे थे जिनका रेड और ब्लू दोनों में कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इनको फिर हमने ग्रुप भी कर दिया। ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने लिटमस का कलर ब्लू से रेड किया हो उन्हें कहा गया एसिडिक सब्सटेंसेस। जिन्होंने लिटमस का कलर रेड से ब्लू किया हो उन्हें कहा गया बेसिक सब्सटेंसेस। और जिन्होंने लिटमस के कलर में कोई चेंज नहीं किया उन्हें कहा गया न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास कौन कौन से लिटमस के सॉल्व, मतलब कौन कौन से 3 हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन थे जिनका कलर लिटमस की वजह से चेंज हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद हमने बात की थी बच्चों कुछ और इंडिकेटर की। तो हमने पढ़ा कि कई सारे इंडिकेटर और भी हैं हमारे पास, जैसे कि जैसे कि टर्मरिक इंडिकेटर यानी कि हल्दी का सूचक। फिर टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में भी हमने सेम बात पढ़ी है ना, कि टर्मरिक इंडिकेटर जो है उसका उपयोग करके भी हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो अपना कलर चेंज करेगा। और सेम सैंपल्स का उपयोग करके हमने जो है यहाँ पर जान लिया था कि कौन से सब्सटेंस का नेचर कैसा है। अब कैसे बताया था? जैसे लिटमस ने तो अलग अलग कलर शो किए थे, वैसे ही टर्मरिक इंडिकेटर ने बेस में रेड कलर शो किया। अब टर्मरिक इंडिकेटर है येलो कलर का, जैसे ही हमने इसमें कोई बेसिक सब्सटेंस डाला इसका कलर हो गया रेड। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो कोई एसिडिक सब्सटेंस थे और कोई न्यूट्रल सब्सटेंस थे उनका कोई भी कलर में चेंज नहीं आया। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर रहे थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, इसे एक बार देख लेते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस whose order change in an acidic or basic medium. These are called olfactory indicator. ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो ऑर्डर है यानी कि स्मेल है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उन्हें कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। पहला, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर एग्जांपल लिया अनियन का। अनियन को हमने फाइनली चॉप कर लिया, उसे एक कंटेनर में डाल दिया और उस कंटेनर में 2 स्ट्रिप्स हमने डाल दी। ठीक है, अब 2 कॉटन की स्ट्रिप्स डाल दो या 2 फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स डाल दो, ऐसे हम डाल देंगे। फिर हमने इस कंटेनर को स्ट्रिप्स के साथ ओवरनाइट छोड़ दिया, यानी कि पूरी रात भर छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे हमने क्या किया, उन फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप्स थी या कॉटन की जो स्ट्रिप्स थी उन्हें बाहर निकाला और उनका जो ऑर्डर था यानी कि स्मेल थी उस स्मेल को चेक किया। तो हमने क्या देखा कि उनमें बिल्कुल अनियन जैसे स्मेल आ रही थी। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिप में डाला टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी, और वो होता है बेसिक एसिडिक नेचर का। और एक में हमने डाला बेकिंग सोडा जो कि होता है बेसिक नेचर का।
ठीक है। टैमरिंड वाटर होता है एसिडिक नेचर का और बेकिंग सोडा होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, टैमरिंड वाटर एसिडिक नेचर का। क्लियर। तो इन्हें हमने दोनों स्ट्रिप्स में डाला। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, बच्चों, हमने ये देखा जब हमने दोनों स्ट्रिप्स को दोबारा से स्मेल किया, है ना, तो हमने ये देखा एक में तो ऑर्डर अभी भी वही अनियन का ही आ रहा था, लेकिन एक में जो है ऑर्डर नहीं आ रहा था। यानी कि जब जैसे अनियन है, ठीक है, उसकी स्मेल है, तो अगर हम उस पर कोई बेसिक सॉल्यूशन डाल देते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यानी कि बेसिकली वो क्या कर लेगा, अपनी स्मेल को कंप्लीटली लूज कर लेगा किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में। वहीं एसिडिक सॉल्यूशन में वो अपनी स्मेल को लूज नहीं करेगा। ठीक है, जो उसकी स्मेल थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी एसिड में, लेकिन बेस डालते जैसे बेकिंग सोडा हमने डाला तो स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन टैमरिंड वाटर के डालने से स्मेल गायब नहीं। चलिए, तो बात करते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जो कि हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय रे। ठीक है, पीसी रे जिसे बोलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। तो इन्हें मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। तो इन्होंने डॉक्टरेट किया था केमिस्ट्री में यूनाइटेड किंगडम से, फिर ये इंडिया आ गए थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। तो इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल का मतलब है जो मेडिसिन वगैरह बनाती है वो कंपनी। ही वॉज अ पर्सन, अच्छा कब बनाई थी, 1901 में एस्टैब्लिश की थी इन्होंने। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। Through his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. ठीक है, he is a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institutions. Educational institution में ये mother tongue में भी, ठीक है, यानी कि जो अपनी मातृभाषा है उसमें भी क्या करते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसमें ही इंस्ट्रक्शन देते थे। ठीक है, चलिए, बाकी ये इंडियन कल्चर से काफी रूटेड थे, यानी कि जुड़े हुए थे। क्लियर है। चलिए, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। इन्होंने फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी भी एस्टैब्लिश की थी 1901। चलिए, इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। जब किसी एसिडिक सब्सटेंस को किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, क्या बनता है, क्या फॉर्मेशन होती है। चलिए, तो अभी तक तो हम केवल बात कर रहे थे सॉल्यूशन या जो सैंपल्स थे हमारे पास उनके टेस्ट की, है ना, कि एसिडिक सब्सटेंसेस का किसी इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कलर वो शो करता है, बेसिक सब्सटेंस का किसी इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कलर वो शो करता है। अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे आगे पढ़ने से पहले बच्चों हमें थोड़ा सा यहाँ पर बात करनी होगी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर में हमने इंडिकेटर पर बहुत फोकस दिया, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे पढ़ा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने देखा नहीं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो एसिडिक क्यों है, क्योंकि उनमें एसिड पाया जाता है, इसीलिए एसिडिक है।
और जो बेसिक सब्सटेंस है वो भी बेसिक इसीलिए है क्योंकि इनमें बेस पाया जाता है, यानी कि क्षार पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारीय पदार्थ कहते हैं। या जिन पदार्थों में क्षार पाया जाता है उन्हें क्षारीय पदार्थ कहते हैं, जिनमें अम्ल पाया जाता है उन्हें अम्लीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं, दोनों के बीच में और डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे अगर हम एसिडिक सब्सटेंस की बात करें तो एसिडिक सब्सटेंस स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि सार टेस्ट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बेसिक सब्सटेंस की बात करें तो ये होते हैं स्वाद में कड़वे। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एसिडिक सब्सटेंस लिटमस का कलर चेंज करते हैं नीले से लाल में, यानी कि ब्लू टू रेड चेंज करते हैं। वहीं बेसिक सब्सटेंस लिटमस के कलर को चेंज करते हैं रेड टू ब्लू। ठीक है, लाल से नीला कर देते हैं लिटमस को। क्लियर है बेस के बारे में? तो तीन चार चीजें अभी हमें बेस के बारे में पता चल चुकी हैं। अगर हम एसिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे कि सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे ही एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी क्या है, बेस है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। एसिड और बेस में अब आपको डिफरेंस तो पता चल गया है ना? काफी सारे डिफरेंसेस के बारे में हमने बात कर ली है। एक और डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एसिड टर्मरिक इंडिकेटर में कोई भी चेंज कलर में नहीं करते। ठीक है, कोई चेंज ये नहीं करते। वहीं बेस जो है टर्मरिक इंडिकेटर में अपना कलर कैसे कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और डिफरेंस की बात हम कर सकते हैं, जो रेड रोज इंडिकेटर है वो एसिडिक सब्सटेंस में कैसा शेड देते हैं, एक रेड शेड देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट में या रेड रोज इंडिकेटर में ग्रीनिश से शेड देते हैं, या हम कहें ग्रीन से शेड देते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस सही से समझ में आ गए हैं तो अब आगे इसे डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्टिविटी देखनी है। टेक वन ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में एक लेमन जूस की ड्रॉप लेनी है एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट, ऑब्जर्व द कलर। और इसमें जो है लगभग 20 ड्रॉप डाल देनी है पानी की और इसका कलर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलिए, एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। और अब हमें क्या करना है, इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर? हाँ, देखो लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, हमें पहले से पता है। इसमें हमने वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद हमने इसमें क्या कर दिया, लिटमस का सॉल्यूशन डाल दिया। लिटमस का सॉल्यूशन डालते ही अगर हम कलर की बात करें तो फिगर 2.10 ए पर हम देख सकते हैं द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस डालने पर ही इसका कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा रेडिश दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। Slowly add drop of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well। अब हमें क्या करना है, स्लोली लाइम वाटर की कुछ ड्रॉप डाल देनी है इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, लाइम वाटर की कुछ ड्रॉप डाल देनी है। What do you observe? Is there any change in the solution of the in the color of the solution? तो आपको क्या कोई चेंज लगा? A stage comes when the color of the solution changes from red to blue। तो पहले इसका कलर रेड था, अब जैसे ही हमने इसमें बेस डाला, लाइम वाटर क्या होता है, एक बेस होता है।
जैसे ही हमने इसमें बेस डाला इसका कलर कैसा हो गया, हल्का हल्का, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ब्लूइश हो गया। क्लियर। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। अब क्या करना है, हमें फिर से 1 ड्रॉप लेमन जूस की डालनी है। फिर क्या ऑब्जर्व होता है ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, फिर से उसका कलर चेंज हो गया। तो अब आप बता सकते हैं क्या इसका कलर चेंज क्यों हो रहा है बार बार। इनिशियली, इसको यहाँ से समझते हैं, इनिशियली when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turns red। हुआ क्या, जब हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया इसमें लेमन जूस के सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन जब लाइम वाटर ऐड किया गया, कलर कैसे हो गया सॉल्यूशन का, रेड से ब्लू हो गया। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। इसका मतलब क्या है, पहले वो सॉल्यूशन एसिडिक था लाइम जूस का, जैसे ही हमने उसमें क्या डाल दिया, लाइम वाटर डाल दिया। ठीक है, तो लाइम वाटर डालते ही अब वो एसिडिक नहीं रहा, कैसा हो गया, लाइम वाटर ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। लाइम वाटर ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called neutralization reaction। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एसिड का सॉल्यूशन किसी बेस के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है और कैसे, सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन अब बन रहा है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। यानी कि जब वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बच्चों सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं और हीट इवॉल्व होती है। In a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution of heat, यानी कि release of heat। heat क्या होती है, release होती है। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन आपको नोट कर लेनी, ये वाली है जो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, HCl, एसिड क्या है, HCl प्लस बेस क्या है, NaOH गिव्स, यहाँ पर रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, क्या बना रहा है, NaCl। देखो HCl क्या है, हमारे पास एसिड है, HCl क्या है, एसिड यानी कि अम्ल है। NaOH क्या है, बेस है, NaOH क्या है, बेस है। NaCl क्या है, सॉल्ट है। H2O क्या है, वाटर है। और बाकी तो हीट है, हीट भी इवॉल्व हो रही है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है विद द इवोल्यूशन, यानी कि रिलीज ऑफ हीट, और साथ में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारी डेली लाइफ में होती रहती है। ठीक है, तो डेली लाइफ में बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, डेली लाइफ में बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो कैसी हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें, बात करते हैं हम एसिडिटी की, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हमें जो है हमारे स्टमक में जो है जलन जैसा महसूस होने लगता है, बर्निंग पेन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो होता है इनडाइजेशन के कारण बनती है एसिडिटी। अब एसिडिटी का होना यानी कि देखो स्टमक में एसिड तो पहले से होती ही है, तो एसिडिटी का मतलब क्या है कि जब वो एसिड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तब हमें जो है प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि जो वो बढ़ी हुई एसिडिटी है, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस ले लेते हैं, एंटासिड, जिसे हम एंटासिड भी कहते हैं, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे कहा जाता है। तो कोई भी एंटासिड बेस हम ले लेंगे, ठीक है। अब वो एंटासिड बेस क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि हमें राहत मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब चींटी या मधुमक्खी हमारे हाथ में डंक मार दे या किसी भी बॉडी पार्ट पर डंक मार दे, मान लीजिए चींटी है, उसने आपके हाथ पर कहीं पर डंक मार दिया है, तो आपको वहां पर क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। कैसा दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कोई सुई चुभो रहा है ना, ऐसा लगता है कोई निडल से पिंच कर रहा है बार बार, इस तरीके का पेन होने लगता है। तो पेन होता क्यों है, पेन इसीलिए होता है कि जो चींटी है उसके डंक में पाई जाती है एसिड, ठीक है। अब जब चींटी क्या करती है, अपना डंक हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर, मान लो हाथ पर, अपना डंक चुभोती है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में वो जो एसिड है अपने डंक के द्वारा उस एसिड को क्या कर लेती है, इंजेक्ट कर लेती है। तो कौन सा एसिड है बच्चों, वो होता है फॉर्मिक एसिड, या उसको मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड क्या करती है, अपने डंक से हमारे हाथ पर या किसी भी बॉडी पार्ट पर इंजेक्ट कर देती है। तो जब वो एसिड हमारे बॉडी पर जाता है तो हमें दर्द होने लगता है, बर्निंग पेन होने लगता है, हाथ जो है पूरा जहां पर भी वो डंक मारती है वहां पर जो है पूरा रेडिश होने लगता है, ठीक है। और एकदम से जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो, इस तरीके का दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम वहां पर कोई बेस, ठीक है, क्योंकि एसिड तो चींटी ने डाल दिया है हमारी बॉडी पर, तो हम क्या करते हैं, वहां पर अगर हम कोई बेस रब करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा भी क्या है, एक बेस ही तो है ना। या अगर हम साबुन की बात करते हैं, तो साबुन में भी तो बेस होता है या नहीं होता है, होता है। तो कोई भी माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, साबुन हो गया, वो जब हम वहां पर रब करते हैं, वहां पर रगड़ते हैं उसे, ठीक है, रब करते हैं अच्छे से, तो वो क्या करता है, वो जो बेस है उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वहां पर पेन होना बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपली वहां पर क्या रिएक्शन होती है, वहां पर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही एसिड बेस वाली, एसिड और बेस की रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है, तो चलिए नोट कर लीजिए आप इतना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलो, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने नोट भी कर ली होगी, अच्छे से समझ भी ली होगी। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। सिचुएशन वन, Kirti was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk, ठीक है। तो कीर्ति क्या कर रही थी, बटरफ्लाई को गार्डन से ऑब्जर्व कर रही थी, और उसका हाथ कहाँ पर रखा हुआ था, पेड़ पर रखा हुआ था, ठीक है, ट्री ट्रंक पर रखा हुआ था। सडनली अ रेड एंट bit her, लीविंग हर स्किन रेड विद स्टिंगिंग पेन। तो सडनली क्या हुआ, जब उसने पेड़ पर अपना हाथ रखा हुआ था, जैसे कि आप फिगर 2.11 में देख पा रहे हो, तो चींटी ने उसके हाथ पर क्या कर लिया, काट लिया, बाइट कर लिया, ठीक है। बाइट कर लिया तो उसकी स्किन क्या हो गई, वहां पर रेड हो गई, और स्टिंगिंग पेन यानी कि सुइयां चुभने जैसा दर्द उसे महसूस होने लगा। हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो उसके ब्रदर ने उसकी हेल्प की, कैसे हेल्प की, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को अप्लाई करके टू द अफेक्टेड एरिया, यानी कि जहां पर चींटी ने काटा था वहां पर मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगा करके, विच रिलीव्ड द पेन। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस। तो जिससे उसको दर्द से क्या मिली, राहत मिली, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, या इसके पीछे का रीजन क्या होगा, कि चींटी ने काटा और बेकिंग सोडा लगाने पर ही जो है उसको रिलीफ मिल गया, है ना, उसका पेन जो है वो क्या होने लग गया, खत्म होने लग गया। ऐसा क्यों, ऐसा
इसीलिए है, जो रीजन अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, कि जब एक आंट बाइट करती है, जब भी कोई एंट बाइट करती है यानी कोई भी चींटी डंक मारती है, तो वो एसिडिक लिक्विड, जो कि क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक लिक्विड को हमारी स्किन में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज तभी किया जा सकता है अगर हम उसमें बेकिंग सोडा या कोई भी बेस क्या करेंगे, रब करेंगे। तो ये कोई भी बेस उस पर क्या करेंगे, मलेंगे, तभी जा करके क्या होगा, कोई भी बेस अगर हम लगाएंगे तभी जा करके एसिड का इफेक्ट क्या होगा बच्चों, न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट इन योर रीजन। तो आपको ये भी इसका आंसर, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना है कि एंट के बाइट से बचने के लिए आपके एरिया में जो लोग हैं, आपके रीजन में जो लोग हैं, वो क्या क्या रेमेडीज यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पहली सिचुएशन जहां पर हमने न्यूट्रलाइजेशन को डेली लाइफ में यूज होते हुए देखा। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। अच्छा, यहाँ पर याद रखने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, तो देखो, याद रखने वाले 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि एसिड और बेस जब एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रही है प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेड एंट है उसके स्टिंग में, ठीक है, डंक में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। बाकी आपको एक दो बेस के नाम भी याद कर लेने हैं जो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए बच्चों, तो आज हमने बात की न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। जब कोई एसिड और बेस साथ में प्रक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वहां पर क्या होती है, वहां पर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, जैसे चींटी का डंक, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और उस डंक के पेन से रिलीव करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस पर कोई माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो पेन जो है पूरा गायब हो जाता है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि बेकिंग सोडा जो कि क्या है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, और चींटी का डंक जिसमें प्रेजेंट है एसिड। तो एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। या बेस लगाया ही इसीलिए जाता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसको हम रब इसीलिए करते हैं ताकि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। क्लियर है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।